subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, जो एक तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक्स का ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके बायोस्टेट या बात करें भी हम 8th सेमेस्टर में जो बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है, या फिर आपके एम फार्म या पीएचडी में ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो सैम्पलिंग टेक्निक्स मीन्स ऐसे टेक्निक्स जिसका यूज़ हम सैंपल सिलेक्शन के लिए करते हैं आपके पूरे पॉपुलेशन में से। सपोज हमारे पास कॉलेज में 500 बच्चे हैं, अगर हमको कुछ स्टडी के लिए 100 बच्चे ही चाहिए, तो उस 100 बच्चे को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसी का प्रोसेस है आपका सैम्पलिंग टेक्निक्स, जो दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा रैंडम, एक आपका नॉन रैंडम। रैंडम में बेसिकली रैंडमली हम लोग यूज़ करते हैं और लगभग जो प्रोबेबिलिटी है हर स्टूडेंट्स की वो होती है। बट नॉन रैंडम में यहाँ पे रैंडम नहीं है, तो इसमें बायसनेस हो सकता है, जबकि रैंडम में आपके बायसनेस नहीं होता है। जो आपके इन्वेस्टिगेटर हैं या जो आपके रिसर्चर हैं उन पे कंट्रोल नहीं होता सैम्पलिंग सिलेक्शन पे। लेकिन नॉन रैंडम टेक्निक्स में इन्वेस्टिगेटर पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सी सैंपल को सिलेक्ट करता है। डिपेंड करता है आपका स्टडी क्या है, उस बेस पे हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सो सैंपल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट रेदर देन द रैंडम सिलेक्शन। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है सब्जेक्ट जजमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि रैंडम सिलेक्शन पे। इन दिस मेथड एवरी सैंपल्स हैव नॉट इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, सो कॉल द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो सैंपल हैं, हर एक सैंपल जितने भी मान लो हमारे कॉलेज में कितने हैं 500 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 500 स्टूडेंट्स के पास हर एक की अपॉर्चुनिटी सेम नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी इसमें डिफर होती है, इसमें इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। सिलेक्शन प्रोसेस इज पार्शली सब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वीनियंस और जजमेंट। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो पार्शली सब्जेक्टिव होता है। जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो क्या चाहता है उस पर डिपेंड करता है। सपोज मैं क्लास टीचर हूँ 8th सेमेस्टर का, अगर मुझे एक टीम बनानी है क्विज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है जो क्विज़ में अच्छे हैं, जिनका ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है, जीके अच्छा है, उन्हीं को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा पर्सनल जजमेंट है। मैं रैंडमली किसी को भी नहीं उठा लूँगा, सिंपल सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो इसलिए एक तरीके से ये आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक। सो फॉर ए क्वेश्चन, सिलेक्शन फॉर द क्विज कंपटीशन फ्रॉम ए कॉलेज, स्टूडेंट्स हैव मोर देन 70%। तो जाहिर सी बात है जिसका 70% से ऊपर है, अगर नॉलेज बेस है, अगर क्विज जो है आपके सब्जेक्ट बेस पे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जिनका परसेंटेज अच्छा है ओवरऑल, वो अच्छे होशियार होंगे, तभी तो वो क्विज में अच्छे कर पाएंगे। अब जिसको कोई कॉलेज आता ही नहीं है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको मैं अपने टीम में सेलेक्ट कैसे करूँगा। ठीक है। सो द मेजर टाइप्स आर जजमेंट, कोटा एंड कन्वीनियंस सिस्टम। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला बात करते हैं हम लोग जजमेंट के बारे में। जजमेंटल होना एक तरीके से। सर इन द जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड, रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल बेस्ड ऑन प्योरली ऑन द रिसर्चर्स नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि इसमें आपके जजमेंट जो हैं, जो आपके रिसर्चर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, उस पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा, उसका क्या नॉलेज है उन सैंपल्स को लेकर। अगर मुझे पता है कि मेरे 5-6 बच्चे अच्छे होशियार हैं, जीके अच्छा है, तो मैं उन 5-6 बच्चों का ही सिलेक्शन करूंगा। तो ये कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेटर या टीचर या जो भी रिसर्चर है उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली ये बायसनेस इसमें रहता है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। इट हायर्स टू सेलेक्ट बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो मेरे 8th सेमेस्टर में 60 बच्चे हैं, तो जाहिर से बात है मुझे जीतना है, मेरी टीम को जीतना है, तो मैं 5 बच्चों को सिलेक्शन का चाहिए मेरे को। तो 5 जो बेस्ट होंगे, जो मेरे नॉलेज में है, जरूरी नहीं है कि जो मैं सिलेक्ट करूँगा वही बेस्ट होंगे, बट मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे डिसीजन के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से जो मेरे 5
स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, उनको ही मैं सिलेक्ट करूँगा, ताकि मेरे हिसाब से वो जो 5 हैं वो पूरे क्लास को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें उस क्विज कंपटीशन में और मुझे विनिंग ट्रॉफी दिला सकें। ठीक, कंप्लीटली बेस्ड होता है। सो इट इज नोन एज द पर्पसिव एंड डेलिब्रेटेड सैम्पलिंग, इक्वेशन, सिलेक्शन ऑफ टीम फॉर द क्रिकेट मैच, क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन एक्सेट्रा। ठीक है, मेरिट्स क्या है? प्रिविलेज्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ सिलेक्टर, सिलेक्टर के जो नॉलेज के बेस पे होता है। डिमेरिट्स क्या है? अनबायसनेस, इसमें बायसनेस होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोटा सिस्टम। अब कोटा सिस्टम की बात करते ही हमको जनरली जो है हमारे इंडिया पे, जैसे कि बात करें ST, SC, OBC, जनरल, ये सब के कैटेगरी आते हैं, वो भी इसमें लागू होता है, बट हर जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। बट जब एडमिशन होता है या कोई नौकरी ज्वाइन करता है इन कोटा सिस्टम के बेस पे, तो वो उस पर फाइट करता है। कोई कॉलेज या कोई कंपनी या कोई आपका जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता है या सैंपल को सिलेक्ट नहीं करता है। सैंपल अपने दम पे, अपने कैटेगरी पे, अपने कोटा पे सिलेक्ट होता है। तो दोनों में फ़र्क है। वहाँ पर भी फिक्स सीट होता है, अगर 100 हैं तो 100 में से 50 जनरल के सीट हो गए मान लेते हैं। ठीक है, फिर आपका जो ST और OBC और SC में ये डिवाइड होता है, डिपेंड करता है क्या उसका सिस्टम है, तो फिक्स होता है। तो उसमें उतने ही बच्चे होंगे, लेकिन जो उस केस में सैंपल अपने हिसाब से सिलेक्ट होता है, हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर ही सिलेक्ट करेगा उन कोटा सिस्टम के बेस पे। पहले कोटा सिस्टम डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझोगे आप। सो द सैंपल्स आर पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन ए कोटा इज फिक्स्ड। तो हम पूरे पॉपुलेशन को, जितना भी सैंपल अपने को चाहिए, उसको हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप में। एक फिक्स कोटा हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इतना ही सैंपल लेना है इस कोटा में। सो नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच ग्रुप। द सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। एग्जाम्पल, सर्वे इज कंडक्टेड इन ए विलेज फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट एंड इक्वल टू 500। तो अगर हम किसी गाँव में 500 सब्जेक्ट का सर्वे करेंगे तो अब वहाँ तो हो सकता है कि 1000 हो या 2000 पॉपुलेशन हो, तो केवल 500 का करना है। तो 500 का करने से पहले हमको कुछ चीज़ें जो है कोटा हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको जो है वर्किंग मेल, वर्किंग फीमेल, हाउसवाइफ, चिल्ड्रन और ओल्ड एज को लेना है। तो ये हमारा हो गया, हमने कोटा या सब ग्रुप डिवाइड कर दिया। अब हम उसका एक फिक्स्ड रेशियो डिवाइड कर लेते हैं कि हमको वर्किंग जो है उसमें से 150 लोग को लेना है, वर्किंग फीमेल से 150 लोग को लेना है, हाउसवाइफ से 50 लेना है, चिल्ड्रन से 50 लेना है और ओल्ड एज से 100 लेना है। अब वहाँ जितने होंगे, सपोज़ यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसके केस में मान लो वहाँ पे 500 हो गए, तो 500 में इसके 150 लेंगे, और 150 कौन लेंगे? वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक, कि क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या है, सब कुछ देखते हैं तब लेते हैं। ठीक है, वर्किंग सेम उस तरीके से डिवाइड करेंगे। उनके जो पॉपुलेशन होंगे मान लो 2000 होंगे, तो उनकी एक रेशियो निकाल लेंगे कि इतने इसमें परसेंट हैं तो इतना परसेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक, अब आते हैं लास्ट, कन्वीनियंस। मतलब जो कन्वीनियंट हो हमारे लिए, सिलेक्टर के लिए या फिर इन्वेस्टिगेटर के लिए। इसमें डिपेंड करता है सैंपल की अवेलेबिलिटी पे, सैंपल की विलनेस पे, कि सैंपल खुद से चाहता है क्या। कई बार ऐसा होता है कुछ टीम बना रहे होते हैं तो कोई खिलाड़ी नहीं मिलता। सपोज हमारी बात करें, हमारे कॉलेज में फार्मेसी की फैकल्टी अप्रॉक्सीमेटली 50 होंगे, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 30 या 25 मेल होंगे। हमको एक क्रिकेट टीम बनानी है मैच के लिए, तो हम उस पर सिलेक्ट नहीं करते हैं। फैकल्टी ही खुद अपना विलनेस बोलता है कि मैं हाँ खेलूँगा, खेल सकता हूँ, तो वो अपने आप आते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस पे ऐसा होता है कि जो सैंपल है उसकी विलनेस पे, उसकी अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, कुछ अगर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं ड्रग का, अब हो सकता है कि ड्रग डेंजर भी हो, उससे मौत भी हो सकती है, तो हम तो किसी को भी सैंपल ले नहीं सकते ना। सैंपल हमारे पास खुद आएगा, अपना विलनेस फॉर्म भरेगा कि मैं तैयार हूँ इस स्टडी को करने के लिए या इस जो ड्रग है उसको इंटेक करने के लिए, तो उसको हम लेंगे, जाहिर सी बात है। सो द सिलेक्शन इज सैंपल, द सिलेक्शन ऑफ सैंपल बेस्ड ऑन द इजीएस्ट फॉर द रिसर्चर टू एक्सेस। दिस कैन बी ड्यू टू द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, availability at the given time and or willingness of the participant या participate in research।
इजी एंड क्विक मेथड होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये वही चीज़ें हैं कि इसमें कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका सैंपल कितना तैयार है, कितना वो अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे वो रहता है, ठीक है, क्या उसकी विलनेस है, तो उस बेस पे हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे हाइपोथेसिस रिसर्च टेस्टिंग के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, अल्फा एरर या टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, क्या बेसिक एजम्पशन होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है। जो मेन आपका इक्वेशन फार्मूला और क्वेश्चंस हैं वो आपके पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं, जिसके लिए हमको सीखना पड़ता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी। ठीक है, सो आई होप you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.